नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस पॉलिटी के लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। एनसीईआरटी का हमारा चौथा अध्याय है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे केवल मौलिक अधिकारों के बारे में और प्रत्येक मौलिक अधिकार को हम एक एक करके संक्षिप्त में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये मौलिक अधिकार का हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, इसमें केवल हम आधा भाग ही पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद पार्ट 2 में हम इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। ठीक है, संक्षिप्त में इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आप सब लोग इस चीज को भली भांति तरीके से जानते हो। जो संविधान है वो क्या है? एक हमारा दस्तावेज है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सभी लोग जानते हो एक लिखित दस्तावेज है। अच्छे तरीके से जानते हो जो संविधान है वो क्या है? एक लिखित दस्तावेज है, कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, कानूनों का क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। और इसी में दस्तावेज की बात करूं, इसी लिखित कानून के दस्तावेज की बात करूं, ये क्या करता है? इसका काम क्या है? जो हमारी सरकार है, इस लिखित दस्तावेज का क्या काम है? जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों पर ये क्या करता है? रोक टोक लगाता है, अंकुश लगाता है। यानी कि उस पर एक अंकुश लगा करके, रोक टोक लगा करके हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा या एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें क्या होता है कि जितने भी समाज, जनता है, व्यक्ति हैं, उनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर उन्हीं अधिकारों की बात करें जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, हालांकि संविधान का जो हमारा तीसरा भाग है, हमारे संविधान का जो भाग 3 है, अगर उस भाग 3 की बात करें हम लोग यहाँ पे, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में देखोगे जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक देखोगे तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक देखा जाए तो किसका अधिकार है, किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उसमें संविधान में वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन देता है। ठीक है, वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। दूसरी चीज, वर्णन किया गया है। अब उसमें क्या होता है? वर्णन तो किया गया मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का, सॉरी, उसमें भी जितने भी मौलिक अधिकार हैं। अब प्रत्येक मौलिक अधिकार की बात करें तो प्रत्येक मौलिक अधिकार के भी प्रयोग हो सकते हैं। कितना प्रयोग करना है हमें प्रत्येक मौलिक अधिकार को? तो मौलिक अधिकार की जो प्रयोग हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनका भी उल्लेख हमारे इन्हीं में किया गया है। अगर यहां एक मैं बात करूं, अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है, हमारे जो अधिकार हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? तो यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को, अधिकारों का घोषणा पत्र। देखो, जो प्रजातंत्र है हमारा, प्रजातंत्र में यह क्लियर होना चाहिए, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो जनता है, जो व्यक्ति हैं, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, है ना। और जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें हमेशा जो सरकार होगी हमारी, वो सरकार उन्हें सदैव मान्यता देगी उन अधिकारों के प्रति। लेकिन संविधान ने जो देखोगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं संविधान में कुछ हमको संरक्षित अधिकार हैं, वो प्रदान किए हुए हैं। और जो संरक्षित अधिकार हमको मिले हुए हैं संविधान की ओर से, उनकी एक ऐसी सूची या उनकी सूची बनकर के जब तैयार हो जाती है, जो कि हमें संक्षिप्त एक संरक्षित अधिकार हमें संविधान दे रहा है, उन्हीं संरक्षित अधिकारों की जो सूची है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। किसको? संरक्षित अधिकारों की सूची को। संरक्षित अधिकारों की सूची को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक, आगे तो अधिकारों का घोषणा पत्र, ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि संरक्षित जो अधिकार हैं उनकी सूची इसमें रहती है। ठीक, लेकिन जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो अधिकारों का घोषणा पत्र है,
इसको देखा जाए तो क्या काम है इसका, जो सरकार है ना, अब सरकार क्या है, जो नागरिकों के अधिकार हैं भाई, अधिकारों का घोषणा पत्र, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, मौलिक अधिकारों की, तो किसके लिए है, नागरिकों के लिए। तो मान लीजिए जो हमारा अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, जो इसमें संरक्षित अधिकारों की सूची है, और इन अधिकारों को कोई भी नागरिक, समाज का या देश का कोई भी नागरिक इनका क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति इनका मान लीजिए उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन जो करेगा व्यक्ति, जो नागरिक उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध ये काम करता है घोषणा पत्र जो है ना, उनको रोक टोक करने के लिए या इनके उपचार के लिए प्रतिबंध लगाता है कि कोई इनका उल्लंघन ना करे, जो सूचियों में निर्धारित किए गए हैं। अगर यहीं पे हम बात करें कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें अपने मौलिक अधिकारों के रोल की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें काहे की, इन अधिकारों की, जो अधिकार दिए गए हैं हमें, इन अधिकारों के रोल की बात करें, कहाँ से शुरुआत होती है इन रोलों की, इनकी अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, हमारे इसमें संविधान में क्या स्थान है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की, उनको समझते हैं। ठीक, तो हम यहाँ समझेंगे अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो 1928 में ध्यान रखिएगा, सन 1928 की बात है। 1928 में क्या हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, तो मोतीलाल नेहरू समिति ने क्या किया, जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, उसने मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 ईस्वी में देखोगे तो अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। और ये बात स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं, ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता जब मिल जाएगी देश को, जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद संविधान जब निर्माण होगा, उसके तुरंत बाद देखा जाए तो संविधान में अधिकारों का समावेश करना, समावेश किए जाएंगे और उनको अधिकारों को सुरक्षित भी रखना होगा। तो इनको सुरक्षित रखने और अधिकारों को लागू करने या उनका समावेश करने के लिए इन सब मुद्दों पर देखोगे तो सभी की राय एक हो गई थी इस समय पे। और संविधान में हम देखें अपने में तो जितने भी अधिकार हैं या जो अधिकार हैं हमारे, उनको एक तरीके से सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें की सुरक्षा देनी थी, और जिनको सुरक्षा देनी थी उन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, उन्हीं को मौलिक अधिकार दे दिया गया नाम। मौलिक अधिकार जो हैं अगर देखे जाएं तो हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सबसे अलग हैं, भिन्न हैं बिल्कुल। यहाँ तक कि साधारण जो कानूनी अधिकार हैं उनको भी सुरक्षा देने और लागू करने के लिए देखा जाए तो साधारण कानून का सहारा लिया जाता है। वहीं जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी गारंटी की बात करें, इनकी सुरक्षा की बात करें, स्वयं संविधान करता है इस चीज़ को निश्चित। उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की उल्लंघन न करने की गारंटी कौन लेता है, हमारा संविधान लेता है। ठीक, तो कौन करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा? हमारा जो संविधान है वही इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, संविधान करता है, वही गारंटी लेता है इस चीज़ की। हालांकि एक देखोगे जो अधिकार हैं हमारे, जनरल सामान्य अधिकार जो होते हैं हमारे, ठीक है, अगर सामान्य अधिकारों की बात करें भाई, सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकारों में डिफरेंस है, ठीक है ना। सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार में दोनों में अंतर है। अगर सामान्य अधिकारों की बात करें तो जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद क्या कर सकती है, संसद जो है सामान्य अधिकारों को कह सकते हैं कानून बना करके उनको परिवर्तित तो कर सकती है। लेकिन वहीं अगर इन मौलिक अधिकारों की बात करें, है ना, अगर मान लो जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, इनमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब मौलिक अधिकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, हालांकि देखोगे सरकार का कोई भी जो अंग हो, कोई भी पार्ट हो, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। हालांकि अपनी अगर विधायिका और कार्यपालिका की मैं बात करूं थोड़ी सी, जो हमारी विधायिका है और जो कार्यपालिका है, भाई जो विधायिका और जो कार्यपालिका है, इसका मान लीजिए कोई भी कार्य हो, विधायिका और कार्यपालिका को कोई भी काम हो या कोई निर्णय हो,
मान लो यदि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, इन दोनों के कार्य से, मान लीजिए दोनों के कार्य से क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। और जब प्रतिबंध लगाया जाएगा तो जो हमारा न्यायाधीश है उसे अवैध घोषित कर देगा, अवैध घोषित कर देगा उसको, जो है उस कार्य को, इनके कार्य को क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। अगर कोई हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का तो क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं न तो वो निरंकुश हैं और ना ही वो असीमित अधिकार हैं। भाई जो सरकार है वो मौलिक अधिकारों के प्रयोग की बात करें तो उन पर क्या है, एक औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। और हालांकि आप सब जानते हो इस चीज को, तो जो हमारे संविधान के भाग हैं, जो संविधान के भाग हैं, इनको क्या कहा जाता है, संविधान के भागों को, इन्हीं को एक आधारशिला कहा जाता है। संविधान के जो भाग हैं इनको संविधान की आधारशिला कहा जाता है। आधारशिला, कॉर्नर स्टोन, इनको आधारशिला कहा जाता है। और अपने भाग 3 और 4 की बात करें, जो हमारा भाग 3 और 4 है इसकी बात करें, इसको अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, कंसाइंस कहा जाता है इसको, जो है संविधान के भाग 3 और 4 को। क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना, वो सरकार अब विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं जो मौलिक अधिकार सरकार के। और इन अधिकारों को पता है, मौलिक अधिकार, भाई सिंपल सी बात है, जो अधिकार है इनको मौलिक अधिकार ही क्यों कहा गया है, तो वो मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई भी व्यक्ति है, उसको एक पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, चाहे वो बौद्धिक हो, बौद्धिक, दूसरी बात करें चाहे वो हमारी नैतिक की बात हो, नैतिक, या हमारी आध्यात्मिक, चाहे हमारी आध्यात्मिक हो, ठीक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, तीनों की जो क्षमता है ना, उनको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं हमारे ये मौलिक अधिकार, तभी इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। हालांकि आपके विद्वान हुए, एक आपके एम.बी. पावली और जी.एन. जोशी हुए, इन्होंने मौलिक अधिकार को लेकर के अपनी अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, अलग अलग उनको ये परिभाषित करते हैं दोनों विद्वान जो हैं। जो हमारे एम.बी. पायली हैं, तो दो विद्वान जो है हमारे इस मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है इस चीज़ को। एक के नाम की बात करें तो पहले थे हमारे एम.बी. पायली, ठीक है, एम.बी. पायली। जो एम.बी. पायली थे वो इस मौलिक अधिकारों के संरक्षण में क्या बात बताते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार क्या करते हैं, एक ही समय की बात करें तो जो शासकीय शक्तियां हैं ना, उन शासकीय शक्तियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, और जो शासकीय शक्तियां हैं उनसे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको भी सीमित करते हैं। दोनों काम करते हैं, एक तो शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित करते हैं। ये हमारे एम.बी. पायली ने कहा था कि वही हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर मैं वहीं दूसरे विद्वान की बात करूं, वहीं एक दूसरे विद्वान हुए थे, उनका नाम था जी.एन. जोशी। क्या नाम था, जो दूसरे विद्वान हुए उनका नाम था जी.एन. जोशी, ठीक, जी.एन. जोशी। तो जी.एन. जोशी जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं, जी.एन. जोशी जो है मौलिक अधिकारों को वो इस तरीके से बताते हैं, जैसे कि मान लो जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को एक ऐसा साधन बताया है उन्होंने, और उन साधनों के जरिए से एक स्वतंत्र लोकतंत्र का जो नागरिक है ना, अपने सामाजिक चाहे धार्मिक या नागरिक इन जीवन का वो आनंद मना सकते हैं, वही मौलिक अधिकार हैं। हमारे जी.एन. जोशी बताते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये तो हमारी चलो रही मौलिक अधिकार की बात और क्या रोल है हमारे जीवन में, लेकिन यहाँ सबसे एक अच्छा प्रश्न उठता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इन मौलिक अधिकारों की अपने भारत में बात करें, भाई हमारे संविधान में सबसे पहले, हमारे भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, ठीक भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है।
भले ही एनसीईआरटी है लेकिन डीपली पढ़ के चलना है। पार्ट 1 रहेगा, मैंने बताया है, इसमें केवल हम बेसिक को समझेंगे और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार, उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरीके से, एक एक संक्षिप्त में। ठीक, तो यहां हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग कब हुई थी, किस तरीके से हुई थी। हालांकि सबसे पहले इसकी मैं शुरुआत करूं तो ध्यान रखिएगा 1895 का समय था। 1895 ईस्वी में क्या हुआ था, एक संविधान विधेयक था। उस संविधान विधेयक की सहायता से 1895 में जो संविधान विधेयक था उसी की सहायता से मतलब कि ये मांग उठाई गई थी, काहे की मौलिक अधिकारों की। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद में, जो भारतीय थे या हमारे जो भारतीय लोगों की जो मूल अधिकार प्रदान करने की जो मांग थी, वो ध्यान रखिएगा 1917 से लेकर के और 1919 के बीच में, 1917 से लेकर के 1919 के बीच में जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस ने काय के जरिए से इसकी मांग रखी, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था उसके माध्यम से। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने मांग रखी इस चीज की। और कांग्रेस ने भी काय के जरिए से मांग रखी, वो रखी थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो बिल था, इसके माध्यम से कांग्रेस ने 1917 से लेकर के 1919 के बीच में मांग की किसकी, मौलिक अधिकारों की। वहीं एक और मांग हुई थी इसी समय के बीच में, वो किसके द्वारा, जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी इस मौलिक अधिकारों की, इन मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। वहीं एक मांग की मैं बात करूं तो 1927, याद रखिएगा 1927 ईस्वी में जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस में आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का जो मद्रास में देखोगे जो अधिवेशन हुआ था वहां भी मांग की थी। और 1930 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, 1927 में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था, ठीक है, मद्रास अधिवेशन। वहीं 1930 में क्या हुआ था, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन। तो इस अधिवेशन के जरिए से पता है क्या हुआ था, जो मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी, तो इसके संबंध में जो प्रस्ताव रखा गया था वो पास कर दिया गया। लेकिन जब हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। किसमें, 1931 में। और 1931 में ध्यान रखिएगा जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी, गांधी जी के द्वारा देखोगे तो मांग उठाई गई थी किसकी, हमारे मौलिक अधिकारों की। लेकिन 1934 की बात करूं मैं यहां पे, 1934 में क्या हुआ था, जो सरकार थी उसकी एक संयुक्त संसदीय समिति हुई थी, सरकार की एक संयुक्त संसदीय समिति हुई थी, और उस समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो गांधी जी का प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखिएगा। और जब संविधान निर्माण हो रहा था, जब संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण की जब बात चल रही थी, अगर वहां की मैं थोड़ी सी बात करूं यहां पे, तो उस समय क्या हुआ था कि संविधान सभा जो थी उसने मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक अधिकार थे इनके संपर्क में देखोगे, इनके संबंध में देखोगे, परामर्श करने के लिए क्या था, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उनकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। जब संविधान निर्माण हो रहा था, मैंने बताया आप लोगों को, जो संविधान सभा थी तो उसने क्या किया, जो मूल अधिकार थे हमारे, जो मूल अधिकार थे, इन मूल अधिकारों की बात करें और वहीं पे क्या करें, अल्पसंख्यक अधिकारों की, जो अल्पसंख्यक अधिकार थे हमारे, इनकी मांग की बात की जाए, इनके संबंध में देखा जाए, इन दोनों के संबंध में, इन दोनों के संबंध में जो परामर्श की बात आई थी, दोनों पर परामर्श करने की, विचार विमर्श करने की जब बात आई थी, तो यहां पे ध्यान रखिएगा जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल, इन्हीं सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया, एक परामर्श समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार, इन पर परामर्श करने के लिए एक उपसमिति का गठन भी किया गया, इनके परामर्श के लिए एक उपसमिति का गठन भी किया गया, उपसमिति का गठन किया गया। वो किसकी अध्यक्षता में हुआ उपसमिति का गठन, जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में।
किसकी? जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया और इनकी जो सिफारिशें थी उन सभी सिफारिशों को आधार बना करके देखा जाए तो जो भारतीय संविधान है ना, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में देखोगे तो मूल अधिकार के संबंध में जितने भी प्रावधान थे वो किए गए और बंबई के 3 महानगरों में देखोगे तो नगर निगम की स्थापना भी की गई उसी समय और एक स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो थी उनको वैधानिक अधिकार भी उसी समय पे दिए गए। हालांकि अपना जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919, सरकार अधिनियम 1919, इसमें देखा जाए तो क्या है, जो नगरीय प्रशासन है ना उनके संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है। प्रावधान क्या किया गया है कि 1919 के अधिनियम से क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये जो लोग हैं ना इन्होंने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। और ऐसा आप सब लोग जानते हो इस चीज को, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1924 और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं कब, 1924 और 1925 में देखोगे जो इलाहाबाद है हमारा, और इलाहाबाद की जो क्या है नगर पालिका, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और जो मौलिक अधिकार हैं, हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो मौलिक जो अधिकार हैं ये क्या है, एक निर्बंधित अधिकार है, रेस्ट्रिक्टेड अधिकार है। ये क्या है, ये व्यक्ति को जो है एक आत्यंतिक कह सकते हैं, एक एब्सोल्यूट कह सकते हैं, शक्तियां नहीं प्रदान करते। क्योंकि अगर पहली संपत्ति का अधिकार भी देखोगे, पहली संपत्ति का जो अधिकार था वो भी मूल अधिकार की श्रेणी में था। जिसे आप लोग जानते हो, जब हमारा 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 1978 में। तो उसके द्वारा क्या हुआ, जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी थी उससे निकाल करके इसको एक, हम मात्र कह सकते हैं, एक मात्र इसको कानूनी अधिकार बना दिया। और वो कानूनी अधिकार काय के तहत बनाया गया? अपने अनुच्छेद के जो आर्टिकल है 300A, उसके तहत इसको एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के जरिए से। ठीक है, लेकिन जो हमारा 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, जब हमारा 86वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, उसके द्वारा क्या हुआ, जो हमारा अनुच्छेद है 21 का भाग 1, अनुच्छेद 21 का जो का भाग है, उस का के अंतर्गत देखोगे तो शिक्षा का मौलिक अधिकार नया जोड़ दिया गया। और शिक्षा का मौलिक अधिकार और जो अधिनियम है ये 2009 में पारित हुआ था। कब? 2009 में पारित हुआ था। आप जानते हो अप्रैल 2010 से देखोगे तो एक संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था। कब से? अप्रैल 2010 से। ठीक, इसको लागू कर दिया गया पूरे भारत में। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना, 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिका जो भी होंगे ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध इसमें किया गया है और सरकार का उत्तरदायित्व होगा ये कराने का। हालांकि वर्तमान में भी देखोगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में देखोगे, प्रेजेंट में देखोगे तो इनकी जो संख्या है वो 6 है, 6 ही मानी जाएगी। क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 17 और जो 24 है ये आत्यंतिक अधिकार हैं। आत्यंतिक अधिकार क्या है? आत्यंतिक, यानी कि एब्सोल्यूट अधिकार है। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, न्यायिक पुनर्विलोकन ये क्या करता है? जो हमारा उच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो उच्च न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनको जो शक्तियां प्राप्त हैं, हमारे उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त हैं, तो इन सब का प्रयोग करके है ना वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन करके। मान लीजिए कानून संविधान के भाग 3 के किसी भी प्रावधान के विरोध की सीमा की बात करें, वहां तक की है, तो उसको असंगत मानना पड़ेगा।
इनकंसिस्टेंट इसको बोल दिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि न्याय पुनर्वलोकन की जो अवधारणा है ना, ये कहां से ली गई है आप लोगों को पता होगा, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। हालांकि अपने भारतीय संविधान में देख लो तो कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कि मौलिक अधिकारों को एक स्वतः हम कह सकते हैं कि निलंबित हो जाने का प्रावधान है। इन मौलिक अधिकारों को निलंबित हो जाने का प्रावधान किया गया है, निलंबित किया जा सकता है। और वो क्या प्रावधान है आप लोग जानते हो? जो हमारा आर्टिकल, जो अनुच्छेद 352 है, 352, उसके तहत देखोगे तो राष्ट्रीय आपात जब होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है युद्ध हो रहा हो या हमारे बाह्य आक्रमण हो रहे हो। ठीक है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में इनको निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को। हालांकि आप सब जानते हो इस चीज को, जो हमारा 359 है अनुच्छेद, आर्टिकल 359, इसके तहत देखोगे तो संविधान में क्या है, संविधान के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। और ये अधिकार 359 के तहत हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को अधिकार है इस चीज का कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो रहा हो तो वो एक अलग तरीके से उद्घोषणा जारी कर सकता है, या तो सभी को या किसी एक अधिकार को, एक मौलिक अधिकार को वो निलंबित कर सकता है। किसके तहत? 359 के तहत। और वहीं में एक बात कर लूँ आप लोगों से 44वें संविधान संशोधन की। जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन जो है, वो क्या है? एक राष्ट्रीय आपात के दौरान, जानते हो, वो भी अनुच्छेद 20, यानी कि जो अपराधों के आरोप है ना, उनके संबंध में सुरक्षा का अधिकार जो है, अनुच्छेद 20 में प्रावधान। और जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में क्या आता है? अपना जीवन और जो दैहिक स्वतंत्रता है, उनके अधिकार आते हैं, उनको निलंबित करने का निषेध करता है। ठीक, अब यहां हम अपने मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी बात करेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं पहले तो, उनको बाद में गिनेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? मौलिक अधिकारों की विशेषता। ठीक, मौलिक अधिकारों की विशेषता देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करूं तो सब ध्यान रखिएगा, जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात करें अपने भारतीय संविधान में, तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय नागरिक हैं हमारे, इनको किसी देश की तुलना में एक तरीके से देखोगे तो विस्तृत मूल अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि इन अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद में आप जानते हो कि 14 से लेकर के और 32 तक या 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो निरंकुश नहीं है, उन पर मान लीजिए आवश्यकता जब पड़ती है तो उन पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। और आप जानते हो कि मूल अधिकारों के पीछे आप जानते हो इस चीज को कि न्यायालय की जो शक्ति है और संविधान, जो संविधान के मूल अधिकार हैं उनके उपयोग पर भी पूर्ण आश्वासन देता है मूल अधिकार जो है। हालांकि भारतीय संविधान में जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनको तो मान्यता नहीं दी गई है बिल्कुल भी। और भारतीय संविधान में देखोगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको संकट काल में स्थगित किया जा सकता है, मैंने आप लोगों को भी बताया था। आपातकाल की स्थिति में इनको स्थगित किया जा सकता है। हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या है, इन अधिकारों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी रखती है, इनमें संशोधन करने के बाद में। बट और भारतीय अनुच्छेद, हमारा जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21, आर्टिकल 21, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके तहत देखा जाए तो संकट काल जो होगा, जब वो कोई आपातकाल की परिस्थिति आएगी तो उसमें भी जीवन और जो शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार हैं उनको समाप्त कर सकता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे समाप्त कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता है, ना ही उनको सीमित कर सकता है। ठीक, और हमारे संविधान में जो वर्णित हैं क्या, जीवन रक्षा के या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो न्यायालय को दिया गया है। किसको? न्यायालय को दिया गया है। तो हालांकि संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषता काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन अब यहां हम बात करेंगे अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो
मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं, सब जानते हो इस चीज़ को, 6 हैं, उनकी संख्या 6 है। ठीक है, वो कौन सा है? अगर नंबर 1 पे हम बात करें तो सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में उपबंध करता है, उसमें वर्णित है। वहीं दूसरे अधिकार की बात करें वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे 19 से लेकर के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक वर्णित किया गया है। तीसरे अनुच्छेद की बात करें, तीसरे अधिकार की बात करें वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये हमारा 23 और 24 में वर्णित है, 23 और 24 में वर्णित है। चौथे अधिकार की बात करें, चौथा अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये हमारा 25 से लेकर के और 28 के बीच में ये वर्णित किया गया है। ठीक, वहीं पांचवें अधिकार की बात करें तो पांचवा अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और ये हमारा काय में वर्णित है? 29 और 30 में। ठीक, 29 और 30 में। और अगर छठे की अधिकार की बात करें तो वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है, और ये हमारा पता है आप लोगों को अनुच्छेद 32 में वर्णित है। कितने में? 32 में वर्णित है। यानी कि हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमारा आज यहाँ तक केवल हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमारा जो पार्ट सेकंड रहेगा उसमें हम एक एक करके इनको संक्षिप्त रूप में सभी 6 के 6 अधिकारों को इनको हम अच्छे तरीके से उसमें डीपली तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन पार्ट सेकंड में हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे और क्या अंतर है हमारे नागरिक और विदेशियों के अधिकारों में वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। और संविधान संशोधन कैसे होता है, उसकी क्या विधि है वो भी हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है ना, इसको स्थगित कैसे किया जा सकता है, और इनके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।